नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज महाराष्ट्र गोवा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बोले, ये मेरा सौभाग्य। अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा रहेंगे मौजूद। 2 राज्यों में 3 सड़क हादसे, 22 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। कर्नाटक में बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर एक्सीडेंट। एक बार फिर जमीनी मामले को लेकर घटी घटना। 8 बार ट्रैक्टर से रौंदकर युवक की हत्या। हत्या का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। भारत ने कर्नाटक के लिए फिर शुरू की वीजा सर्विस। आज से सिर्फ 4 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकेंगे। कनाडा बोला, ये अच्छा संकेत। सर्द मौसम के साथ ही बिगड़ने लगी शहरों की हवा। दिल्ली मुंबई टॉप पर, भोपाल में 75% तो इंदौर में 74% की गति से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें छत्तीसगढ़ से। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि समय के हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें, बलरामपुर जिले में नामांकन में पहुंचे थे टीएस सिंहदेव। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहिए, उनको समय भी देना चाहिए और जगह भी देना चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस में नई पीढ़ी को लगातार मौके मिल रहे हैं। सामरी से युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं कितने समय तक रहूंगा, जब तक शरीर साथ देगा तब तक मैं सक्रिय रहूंगा। बाकी नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। समय के हिसाब से देखिए, आज खड़गे जी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, 80 से ऊपर के हैं, जवाबदारी मिली है उस हिसाब से कर रहे हैं। मेरे मन में हमेशा ये विचार रहता है कि समय भी देना चाहिए, जगह भी देनी चाहिए, नई पीढ़ी को भी हमको आगे लाना है और नई पीढ़ी आगे आ रही है। आपने सामरी से देखा कि नए प्रत्याशी के रूप में एक युवा को पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता। मैं कितने दिन चलूँगा, प्रकृति है, मेरी उम्र के हिसाब से मेरे लिए भी एक समय होगा। हाँ, अभी मैं मैदान में केवल इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि भी, मेरी सोच भी और मेरा शरीर भी पूरी तरह से साथ दे रहा है। जब तक शरीर साथ देगा तब तक सक्रिय रहो। इस बार चुनाव रुक करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और शैलेंद्र पांडे आमने सामने हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में सीयू टॉकीज के पास स्थित सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद विजय पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे एक बार फिर बिलासपुर की सीट कांग्रेस के पाले में आ जाए। अब चूँकि विधानसभा चुनाव घोषित हो चुका है, सभी प्रत्याशी घोषित हुए, तो चुनाव आयोग के नियमानुसार जो काम किया जा सकता है चुनाव में, उसको किया जा रहा है। और यहीं से सारी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो अपनी ज़रूरत की सामग्री वगैरह जो होगी वो ले जा सकेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र में जो है वो जनता से जुड़ने का काम किया जाए, हर वार्ड में जाके। तो यहाँ पर आज सभी कांग्रेस जन आज उपस्थित हुए हैं और सभी ने जो है आज यहाँ पर एक सबके अंदर एक आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति ने 15 साल यहाँ पर काम किया और उन्होंने 15 साल यहाँ पर होदापुर बिलासपुर को बना दिया, तो ये जो जनता का जो आक्रोश है, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सभी नेता जानते हैं और मुझे विश्वास है।
अगली खबर कोंडागांव से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा का कोंडागांव आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। शैलजा ने कहा कि हमने हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के अनुसार लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, सबका ध्यान रखा जाएगा। भाजपा के 15 साल और हमारे 5 साल पर लोगों का भरोसा बरकरार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है और पूर्ण बहुमत भी हमारी सरकार को एक बार फिर से मिलेगा। कभी कहीं से कभी कहीं से बदलाव आता है, कभी किसी को मिलती है, कभी किसी को मिलती है। जो आरक्षित है तो आरक्षित है, उसके अलावा बाकी सब जगह कभी पिछड़ा कभी सामान्य, वो हम सब बैलेंस आउट करके और पूरे प्रदेश को देखते हुए कहीं कहीं बदलाव लाते हुए हम सबको मौका देते हैं। पर कोई बोझ नहीं हम डालते, बल्कि हर वर्ग को हमने खुश किया है, हर वर्ग को हमने विकास में हिस्सेदारी दी है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। चाहे हमारा व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारा छोटा दुकानदार है, चाहे हमारी महिलाओं के समूह हैं, चाहे हमारा युवा वर्ग है, हर एक को हमने इस विकास का हिस्सा बनाया है। बोझ किसी पर नहीं डाला, लेकिन फायदा सबको पहुंचाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बलरामपुर पहुंचकर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाए। नामांकन दाखिल करने के दौरान दोनों विधानसभा के सिटिंग एमएलए नदारद रहे। प्रदेश प्रभारी शैलजा का कहना था कि वर्तमान समय में प्रदेश में कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और बीच बीच में कहीं पर कार्यकर्ताओं की मांग थी कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर विचार करते हुए पार्टी ने टिकट का वितरण किया है। वहीं नाराज दोनों सिटिंग एमएलए को लेकर कहा कि पार्टी के प्रति जिनकी निष्ठा है वो पार्टी में ही रहें। प्रदेश प्रभारी ने दावा किया कि कांग्रेस इस बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में तो कई जगह है, आज कोरबा में भी था, यहाँ भी है, और सरगुजा में मुझे ये लगता है कि मैं खुद भी नामांकन भर रहा हूँ। जहाँ भी चुनाव हो रहा है मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि परिवार भी, हम लोग भी कांग्रेस के साथ सदैव समर्पित रहे हैं, और जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ते हैं लगता है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हम लोग सब साथ आए हैं, प्रत्याशियों के साथ आए हैं, साथ लड़ने के लिए आए हैं, और भरपूर मन में यही इच्छा और समर्पित भाव है। नामांकन भरने के लिए हम आए हैं और हमारे प्रत्याशियों के साथ मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिन्होंने पूरा कार्य किया है, लोगों के बीच में पहले से मजबूत रहे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत से यहाँ से निकाल कर लेके जाएंगे हम सीट, और सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महासमुंद से है, जहां भाजपा के चारों प्रत्याशियों के संयुक्त नामांकन रैली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत सरकार के द्वारा भेजे गए 16 लाख मकानों का पैसा, जिसे भूपेश की सरकार ने इन मकानों को नहीं बनाया। असम के मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि कांग्रेसी बाबर को मानने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने 5 साल में 20,000 युवक युवतियों को रोजगार नहीं दिया। भूपेश बघेल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने सिर्फ शराब बेची है, रेत बेचा है, कोयला बेचा है। प्रधानमंत्री ने जो खाद भेजी है उसे भी किसानों को नहीं दिया गया है। कार्यक्रम में महासमुंद जिले के चारों प्रत्याशी सांसद चुन्नीलाल साहू, रूप कुमारी चौधरी, जिला अध्यक्ष बीजेपी, चारों विधानसभा के प्रत्याशी सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारी उत्साह के साथ, भारी भीड़ के साथ निश्चित रूप से महासमुंद जिला का चारों सीट भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। किन किन मुद्दों को लेकर सर भाजपा चुनाव के लिए उतर रही है? कि 4 साल में जिस प्रकार से इस सरकार ने भ्रष्टाचार की है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को रोकने का काम किया है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया है, ये सारा विषय है। जनता सब समझती है और जनता तैयार है ये सरकार को बदलने के लिए।
उत्साह तो आपने खुद देखा हुआ है। हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में, 10,000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पे चारों विधानसभा के लोग उत्साहित थे और आज नामांकन रैली में। और हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे आसाम के मुख्यमंत्री सम्माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में एक बड़ी जनसभा के साथ, पूरे रैली के साथ आज चारों प्रत्याशी नामांकन रैली में नामांकन भरने के लिए आए हैं। और जो कार्यकर्ताओं का, जनता का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये इससे स्पष्ट है कि इस समय महासमुंद जिले के चारों विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अगली खबर बालोद से है, जहां 3 विधानसभा से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। संजारी बालोद विधानसभा से प्रत्याशी राकेश यादव, डोंडी लोहार से देवलाल ठाकुर और गुंडरदेही से वीरेंद्र साहू ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। खबर बिलासपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें जिले के सभी 6 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें गुरुवार को प्रमुख रूप से धर्मजीत सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, विजय केसरवानी, शैलेश पांडे, सियाराम कौशिक, उज्ज्वला कराड़े, जसवीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां मस्तूरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के दाऊ राम रत्नाकर ने नामांकन भरा है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बड़ी संख्या में आकर दाऊ राम रत्नाकर ने मस्तूरी विधानसभा के लिए नामांकन के साथ अपनी जीत का दावा भी किया है। बहुजन समाज के समर्थकों के साथ प्रत्याशी नामांकन फॉर्म जमा किया है। रुक करेंगे अगली खबर का बिलासपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दयालबंद में चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जहां घायल प्रार्थी को गंभीर हालत में सिम्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। प्रार्थी से मिली जानकारी के अनुसार दयालबंद में रहने वाला रजक शंकर, जो कि लिपाई पोताई का काम करता है, सोमवार को वह गुरु नानक स्कूल के पास से दुर्गा पंडाल से भोग प्रसाद बांट कर रात 11 बजे अपने घर जा रहा था। तभी सतीश किराना दुकान के पास चप्पू सोनकर प्रार्थी को पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगा। बात यहीं तक नहीं रुकी, आरोपी ने आवेश में आकर प्रार्थी के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिससे खून खबर बिलासपुर से है, जहां मस्तूरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के दाऊ राम रत्नाकर ने नामांकन भरा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बड़ी संख्या में आकर दाऊ राम रत्नाकर ने मस्तूरी विधानसभा के लिए नामांकन के साथ अपनी जीत का दावा किया। बहुजन समाज के समर्थकों के साथ नामांकन प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म जमा किया। समाज पार्टी लगभग जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से, जहाँ से हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं, वहाँ से आज भरने जा रहे हैं। मैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भर रहा हूँ। मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है और आज क्षेत्र के जनता के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, क्षेत्र के लोगों के प्यार स्नेह से मैं आज नामांकन भरने के लिए आया हूँ। क्या मुद्दे होंगे मस्तूरी क्षेत्र के लिए? मस्तूरी क्षेत्र में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आज़ादी के 76 वर्षों में सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक तो पलायन की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। कम से कम नहीं तो 70-80 हज़ार लोग हर वर्ष पलायन होता है।
बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दयालबंद में चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जहां घायल प्रार्थी को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रार्थी से मिली जानकारी के अनुसार दयालबंद में रहने वाला रजक शंकर, जो कि लिपाई पुताई का काम करता है, सोमवार को वह गुरु नानक स्कूल के पास से दुर्गा पंडाल से भोग प्रसाद बांटकर 11 बजे अपने घर जा रहा था। तभी सतीश किराना दुकान के पास चप्पू सोनकर प्रार्थी को पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगा। बात यहीं तक नहीं रुकी, आरोपी ने आवेश में आकर प्रार्थी के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिससे खून से लथपथ प्रार्थी मौके पर गिर गया, जिससे आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती रेणुका सिंह द्वारा बिना पूर्व अनुमति लिए प्रचार प्रसार करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया। रेणुका सिंह के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को ग्राम पंचायत मंटोलिया, ग्राम पंचायत धुआताल, ग्राम पंचायत भवर खोह, ग्राम पंचायत चुटकी, ग्राम पंचायत खेतौली आदि तमाम ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार किया गया था, जिसकी पुष्टि शिकायत रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक नंबर 1 भरतपुर सोनाहत द्वारा निर्वाचन अधिकारी को लिखित प्रतिवेदन के साथ की गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशी को 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अगली खबर सुकमा से है, जहां कोटा चेक पोस्ट आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर कोटा नेशनल हाईवे 30 में तैनात एक व्यक्ति पैदल कोटा की ओर से एक काले रंग का पिट्ठू बैग पकड़कर बॉर्डर की ओर आ रहा था, जो पुलिस की चेकिंग पार्टी को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। हिंदू युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा बजरंगबली के स्टैच्यू को ड्रोन के माध्यम से आकाश में उड़ाया गया। खबर अंबिकापुर से है, जहां बजरंगबली के भक्तों में इतनी ललक और भक्ति थी कि उन्होंने सरगुजा में ऐसा पहली बार कर दिखाया। उनके स्टैच्यू को ड्रोन के माध्यम से आकाश में उड़ाया गया और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बजरंगबली खुद आकाश में उड़ रहे हैं। भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा गया। यह विजयदशमी के दिन हिंदू युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा रैली के दौरान उड़ाया गया था। उसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर 20 सीटों के प्रत्याशी अपनी सभा को संबोधित करने और वादे के साथ गांठ बांधने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेसी प्रत्याशी कवासी लखमा ने कोटा विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन किया और समारोह में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजी के साथ उनका स्वागत कर नगर भ्रमण कराया और मणिकेश्वर मंदिर दर्शन करवाते हुए नए कार्यालय का उद्घाटन कराया। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री रहे कवासी लखमा कई सालों बाद कोटा के प्राचीन मणिकेश्वर मंदिर में जाकर दर्शन किया है। उन्होंने मंत्री रहे कवासी लखमा ने कहा, 5 बार लगातार विधायक बना और क्षेत्र का विकास किया हूं। 6 बार भी विधायक बनने पर जनता जो बोलेगी वैसा करूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति जिले के तीनों विधानसभा सीट के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा के प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिया है। चंद्रपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संयुक्ता सिंह जूदेव और शक्ति से डॉक्टर खिलावन साहू ने नाम निर्देशन पत्र में दाखिल किया है। वहीं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में भाजपा प्रत्याशी संयुक्ता सिंह जूदेव के समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मंच को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ नारायण चंदेल, गुहाराम अजकले और तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के बाद जो परिवर्तन की हवा चल रही थी वो तूफान में बदल गई है और आज छत्तीसगढ़ में जो चारों तरफ से
समाचार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। शक्ति जिला की तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। चलो बोलो। आज कांग्रेस सरकार है पे तो हमन के 10 साल के पहले रेडिट्यूड चलात रहे तेला छीनी से महिला मन के, और महिला मन के हर काम हमन करत रहे हैं। हमारा रोजगार रही से हमारा रमन सिंह है, महिला मन ला वो सब काम ला छीनत जात है। और घर आत रही से हमन के गरीब दुखी के लिए, आज हमन के घर आत रही तिहुरा रोक लगवाई से हर चीज के लिए वो हर रोक लगवावा थे कि नौकरी तहाँ का के बोला थे और 2 झाला दे थे, तहाँ बाकी सब ला दो दिखावा बा 2 ठाला दे थे, 2 झा 4 झाला तहाँ ले अतके काम ना ने को के दिखावा करते, मगर बच्चा मन ला नौकरी नहीं देती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दशहरे के शुभ अवसर पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन इंदौर विधानसभा के एयरपोर्ट रोड स्थित महावीर बाग में किया गया। जैसे ही दशहरा विधानसभाओं में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में कैलाश जी के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दी। मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनकी भावनाओं को समाप्त कर देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने टिकट बेचे, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिले उन्होंने उनके पैसे वापस भी कर दिए, ऐसी जानकारी उनको लगी है। बधाई देते हैं और हमारे यहाँ हर त्यौहार का अपना एक महत्व है। ये त्यौहार वास्तव में बुराई पर अच्छाई का जीत की प्रतीक है। हमारे यहाँ जीवन के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी बुराई हो उसको समाप्त करना है। अब लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। सनातन धर्म के रूट्स पाताल में हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, मतलब पूरा सनातन धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ये हमारी पहचान है भारत की, और इसलिए सत्य भी है, सनातन भी है, वेद भी है, सब है। अब इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम विजयादशमी पे संकल्प लेते हैं कि जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनकी भावनाओं को समाप्त कर देंगे। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई बड़े शहरों में मौसम का असर दिखने लगा है। सर्द मौसम की वजह से हवा में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। खासतौर से दिल्ली से सटे जनपदों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का हाल ही बुरा है। यहां दिन भर धुएं और धूल से भरी धुंध देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इन शहरों के हालात और कौन सा शहर सबसे साफ है, किन शहरों के हालात कैसे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे जनपदों में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दी। यहाँ पर हवा की क्वालिटी लाल रंग में बेहद खराब से ऑरेंज कैटेगरी यानी खराब की स्थिति में बनी हुई है। हालांकि मेरठ का हाल आज भी खराब है। यहाँ पर हवा की क्वालिटी बेहद बुरी स्थिति में है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नोएडा सेक्टर 62 में सुबह 8 बजे AQI 237 दर्ज किया गया, जो खराब हवा की श्रेणी में आता है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कल के मुकाबले आज 261 AQI दर्ज किया गया, जो खराब स्थिति में है। हालांकि गाजियाबाद में सोमवार के मुकाबले स्थिति सुधरी है, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब है। गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 311 रहा और हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगानगर स्टेशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रहा और हवा की श्रेणी खराब क्वालिटी में है। बागपत में हवा की क्वालिटी मॉडरेट मध्यम है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 दर्ज किया गया। बरेली के सिविल लाइंस में हवा की श्रेणी मॉडरेट रही और AQI 119 दर्ज किया गया।
कानपुर के किदवई नगर में भी हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ की गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रहा और यहाँ हवा की गुणवत्ता संतुष्ट श्रेणी यानी सांस लेने के लायक बनी हुई है। वाराणसी में भी हवा साफ बनी हुई है और AQI 91 और हवा की क्वालिटी संतोषजनक रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 0 से 50 के बीच सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर हवा की श्रेणी में रखा जाता है। सर्दी बढ़ने से पहले ही NCR में हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची में मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक पहुंच गया। NCR के प्रदूषित शहरों में मेरठ तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 24 घंटे में NCR में हवा चलने से प्रदूषण में गिरावट आई, लेकिन NCR में मेरठ अब भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले नंबर पर ग्रेटर नोएडा, दूसरे पर दिल्ली रहा है। NCR में खराब हो रही हवा के चलते AQI का स्तर बढ़ा है। सोमवार को मेरठ देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। मंगलवार को AQI 316 से गिरकर 202 दर्ज किया गया था। ग्रेटर नोएडा 248 और दिल्ली 219 के बाद मेरठ तीसरे नंबर पर रहा। अभी हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का असर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बढ़ते तापमान के चलते लागू किए गए ग्रेप सिस्टम को मेरठ में दिल्ली की AQI के तर्ज पर जारी किया जाएगा। मेरठ में बेगमपुल सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, यहाँ AQI 240 रहा। दिल्ली रोड पर 228 AQ रहा, जबकि पल्लवपुरम में 214 दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगानगर में 190, जय भीम नगर में 188 AQI रहा था। कई जगह कूड़ा भी जलाया जा रहा है, जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्वच्छ आबो हवा वाले शहरों की, तो इनमें झांसी अव्वल रहा है। यहाँ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 137 रहा था। वहीं प्रदूषित शहरों में नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक था, यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। एक तरफ जहां प्रदेश भर के ज्यादातर बड़े बड़े महानगरों की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं लोगों की सांस फूली जा रही है। झांसी वाले सुकून की सांस ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट बनने, ई-बसें चलने और दिल्ली में अधिक बारिश होने की वजह से AQI अभी कम है। अक्सर ही अक्टूबर में दिल्ली, यूपी समेत देश के राज्यों में महानगरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले पायदान पर रहा। यहाँ पर AQI 300 से अधिक पहुँच जाने से ये रेड जोन में आ गया। तो वहीं नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जब हवा जहरीली होने से लोगों में सांस लेने में परेशानी आती है। वहीं कानपुर, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में AQI लाल निशान पर पहुँचने की दहलीज पर पहुँच चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देश की बात की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की अहम खबर रेवाड़ी से आपको दिखा रहे हैं। नाहड़ चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। 2 हेड कांस्टेबल को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया है। गश्त करते हुए नाहड़ कनीना रोड पर पहुंची थी पुलिस। होटल के पास शराब पी रहे थे आरोपी। आपको बता दें, रेवाड़ी से आपको खबर दिखा रहे हैं। नाहड़ चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। 2 हेड कांस्टेबलों पर बुरी तरह से लाठी डंडों से हमला किया गया है। आपको बता दें, बहस के बाद पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा गया है। गंभीर हालत में रेवाड़ी के प्राइवेट अस्पताल में दोनों हेड कांस्टेबलों को भर्ती कराया गया है। तो रेवाड़ी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 हेड कांस्टेबलों को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया है। बहस के बाद पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा गया है। इस वक्त की अहम खबर ये रेवाड़ी से आपको दिखा रहे हैं। गंभीर हालत में रेवाड़ी के प्राइवेट अस्पताल में दोनों पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है। नाहड़ चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों पर यह हमला किया गया है। देश की बात में अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर लखनऊ से है। CMS कानपुर रोड में 28 अक्टूबर को होने वाले इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा
कर्मिना बुराना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। सीएमएस कानपुर रोड लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 27 देशों के 300 कलाकारों की अनूठी संगीतमय प्रस्तुति होगी। कर्मिना बुराना नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा में 200 से अधिक गायक व 100 से अधिक संगीतकार जर्मन संगीतकार कार्ल ऑर्फ द्वारा रचित गीतों को एकल गायन व सामूहिक प्रस्तुतिकरण के साथ दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने इस अवसर पर कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा जय जगत अर्थात समस्त मानवता का कल्याण हो की भावना पर आधारित है। सीएमएस का मानना है कि संगीत लोगों के बीच की दूरियों को मिटाकर एकता से सूत्र में पिरोने का माध्यम है। उद्देश्यपूर्ण संगीत एवं ललित कलाओं की उपेक्षा के कारण समाज से संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। ऐसे में यह संगीत महोत्सव लघु विश्व की अनूठी झांकी प्रस्तुत करेगा, साथ ही विश्व एकता व विश्व शांति का उद्घोष भी करेगा। देखिए, ये शांति और एकता का संदेश ये देने के लिए ये एक बहुत बड़ा म्यूजिक का प्रोग्राम है। ऑर्केस्ट्रा ये संसार का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा है और इसमें 27 देशों के म्यूजिशियंस हिस्सा ले रहे हैं। 300 के करीब म्यूजिशियंस एक छत के नीचे ये सब कार्यक्रम करेंगे। ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। ये 28 तारीख को शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम होगा इसी हॉल में। कहाँ से लोग आए? ये तो इसमें ऑस्ट्रिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, बहुत देशों के। देश की बात में बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को जीतने के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी के तहत सत्ताधारी दल बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था। पार्टी ने यह जिम्मा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सौंपा था। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ सांसद अभी तक आवंटित विधानसभा सीटों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी की चुनाव तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। इन्हीं तैयारियों के बीच सत्ताधारी दल बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था। पार्टी ने यह जिम्मा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सौंपा था। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ सांसद अभी तक आवंटित विधानसभा सीटों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी की चुनाव तैयारी प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए राज्य संगठन की ओर से सभी सांसदों से आवंटित विधानसभा क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है और एक एक बूथ पर जीत के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए भारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की इन तैयारियों पर कटाक्ष करते हुए लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क और संवाद करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता लगातार 24/7 काम करते हैं। लोकसभा चुनाव पर सभी कार्यकर्ताओं का फोकस है और जिन लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाली विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी जीत नहीं पाया था या जहां हमारे प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाए थे, उन क्षेत्रों पे हम फोकस भी कर रहे हैं और जहां जीते हुए क्षेत्र हैं उनको भी फोकस कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूर्व में भी सभी सांसदों से निवेदन किया है कि वो उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से हम लोग चुनाव हार गए थे, जिन क्षेत्रों से। तो हमारे सभी सांसदों ने वहाँ प्रवास भी किया है, संपर्क भी किया है, जनसंपर्क भी किया है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का भी काम किया है। तो ऐसी प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है और पार्टी समीक्षा भी करती है कि क्या उसके बाद इनपुट आया है, क्या सुझाव आए हैं, उसको देखने का काम करती है। ये काम आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं
और धीरे धीरे देश का मानस परिवर्तन के पक्ष में आ रहा है। शुरुआत हिमाचल, कर्नाटक से, फिर लेह कारगिल के जो वह हैं लोकल वहाँ की परिषद है उसके चुनाव से हुई। उनमें सब में कांग्रेस जीती है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। एक तरफ जहां भाजपा हारी हुई विधानसभा सीटों पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जमीनी स्तर पर पुनर्गठन का काम पूरा हो गया है। पार्टी ने बूथ और ब्लॉक इकाई के बीच मंडल इकाई का गठन कर लिया है। हर 10 बूथ को मिलाकर एक मंडल बनाया गया है। नए पंचायत स्तर पर संगठन अब खत्म कर दिया गया है। वही भाजपा ने कांग्रेस के इस मॉडल पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की ओर से अब तक कार्यकारिणी न बनाए जाने पर चुटकी ली है। वही आम आदमी पार्टी ने नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू किया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू कर दिया। बिल्कुल, नगर निकाय के चुनाव जो हैं उसके मुहाने पर हम हैं। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त रह गया है। इस करके कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूती की ओर ले जा रही है। ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। बूथ और ब्लॉक कमेटियों का गठन हो रहा है और उनमें जिला स्तरीय सम्मेलन कराने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आजकल लगातार हमारे जिला अध्यक्षों के साथ माननीय अध्यक्ष जी बैठक ले रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठक ले रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक पूरा खाका तैयार होते हुए दिखेगा जिसमें प्रभारी और पर्यवेक्षक तमाम जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में भेजे जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कॉपी पेस्ट पार्टी है। जब कोरोना वैश्विक महामारी थी तो भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रैलियां कर रही थी, डिजिटल संवाद अपने कार्यकर्ताओं से कर रही थी और हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर जाकर के नर सेवा नारायण सेवा कर रहा था। कांग्रेस तमाम जो है लॉकडाउन, अब कांग्रेस कहती है कि मंडल बनाएगी, कांग्रेस कहती है कि बूथ की स्थापना करेगी, कांग्रेस कहती है कि प्रशिक्षण देगी। कॉपी पेस्ट पार्टी है, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस प्रकार से आपस में खींचातान उनके नेताओं के बीच में रहती है, ये सारा उत्तराखंड जानता है। और वो क्या प्रशिक्षण देंगे जिनके प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने लगभग साल भर होने वाला है, अब तक वो कार्यकारिणी तो बना नहीं पाए, तो प्रशिक्षण क्या देंगे। ठीक है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में हो। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने में रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने जीत का गुणाभाग करना शुरू कर दिया। एक तरफ बीजेपी जहां चुनावी तैयारियों से सभी दलों से आगे है, तो आम आदमी पार्टी अभी अपनी कार्यकारिणी पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बिना कार्यकारिणी के तमाम विपक्षी दल कैसी तैयारियों में लगे हैं, ये अपने आप में रहस्य है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।